अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार आलम और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री थिंक टैंक। ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ खत्म करके बनाई जाने वाली जमहूरी हुकूमत का पहला कठपुतली वजीर आजम, पाकिस्तान पीपल पार्टी के खौफ से एक माहिर ज़राअत को मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया। कदरे गुमनाम शख्स को नीले रंग की सुजुकी मेहरान चलाने वाले की तस्वीर की वजह से अवाम में मशहूर होते हैं। जिला सांगड़ के साबका मेयर अयूब की इंतजामिया में बतौर महकमा सेहत, मवासलात और मेहनत की काबीना के वजीर रहने वाले 1965 के इंतखाबात के बाद अयूब की काबीना में वजीर रेलवे रहने वाले पीर पगाड़ा के खासम खास पाकिस्तान पीपल पार्टी के साबिक रुकन गुलाम मुस्तफा जतोई पर तरजीह देकर मुल्क का वजीर आजम बना दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो ज़ियाउल हक की फैसला साजी में गैर मौसर समझे जाते थे। सिविलियन काबीना से सदर ज़िया के फौजी अरकान को निकालने वाले, उनके जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ और ज़िया से मुखालफत की वजह से मशहूर होने वाले मिर्जा असलम बेग को नायब आर्मी चीफ क्यों बनाया और सदर को फायदा उठाने वाले कानून को खत्म क्यों किया? ओजड़ी कैंप आफत क्या थी और उनकी कौन सी गलती थी जिससे वजीर आजम हाउस से बेदखल किए गए? मैं बात कर रहा हूँ साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो की। तो चलें शुरू करते हैं। 8 साल कौम पर मुसल्लत रहने वाले पाकिस्तानी तारीख के तवील और बदतरीन ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को ख़त्म करने के लिए जब 1985 में गैर जमाती इंतखाबात का ढोंग रचाया गया तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आमिर ज़ियाउल हक का मंजूर नज़र और कठपुतली वज़ीर आज़म कौन होगा। 1977 के इंतखाबात में धांधलियों को जवाज बनाकर मौजूल किए जाने वाले एक नाकर्दा गुनाह की पादाश में फांसी की सजा पाने वाले साबका वजीर आजम जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को मंजर से हटा दिया गया। मंजर से हटाए जाने के बावजूद वक्त का गाज़िब व जाबिर हुक्मरान पाकिस्तान पीपल पार्टी के खौफ से आइन के मुताबिक जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था इसने भुट्टो से हुकूमत और जिंदगी छीनी थी, लेकिन पाकिस्तान की गयूर आवाम से भुट्टो को नहीं छीन सकता और जब भी जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाएगा भुट्टो की पार्टी ही जीतेगी। इसीलिए ज़ियाउल हक ने 25 फरवरी 1985 को गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाने का ड्रामा रचाया था, जिसमें इलाकाई तासुब, बिरादरी इज़्म, दौलत और ज़ाती असर और रसूख की बुनियाद पर अवामी नुमाइंदे मुंतखब होकर असम्बली में आए थे। इनमें से जब सिंध से ताल्लुक रखने वाले एक कदरे गुमनाम शख्स मोहम्मद खान जुनेजो को वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया तो तारीख से दिलचस्पी लेने वालों को हक्का बक्का कर दिया और वाक़यात की कड़ियां खुद ब खुद मिलने लगी कि किस तरह भुट्टो का तख्ता उलटने की मुनज़्ज़म और नापाक साजिश की गई थी। मोहम्मद खान जुनेजो का ताल्लुक सिंधी राजपूतों के खानदान से था। 18 अगस्त 1932 को ब्रिटिश इंडिया के जिला मीरपुर खास में सिंधड़ी थर पारकर में पैदा हुए। सिंध के बाअसर जर्री जागीरदार हाजी अली शेर शाह खानदान से था, जो रिवायती कदामत पसंद जहनियत रखता था। कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से तालीम हासिल की और बाद में सेंट पैट्रिक कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बरतानिया में हिस्टंग्स के करीब एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में बतौर माहिर ज़राअत तरबियत हासिल की और 1954 में सनद याफ्ता डिप्लोमा हासिल किया। जुनेजो एक बड़े काश्तकार और किसान थे, जिन्होंने मीरपुर खास में अपने मकामी गांव में मशहूर आम सिंधड़ी की काश्त की। जुनेजो एक कदामत पसंद मुसलमान और अपने गांव की एक गालिब शख्सियत
थे, जिन्होंने अपनी बीवी को सारी जिंदगी गांव तक ही महदूद रखा, और जब वजीर आजम मुंतखब हुए और वजीर आजम सेक्रेटरीट में चले गए तब भी अपनी बीवी को आवाम की नजरों से दूर रखा। उनकी बीवी के बारे में ना होने के बराबर मालूमात समझे कुछ भी नहीं मालूम। अलबत्ता अक्सर अपनी बड़ी बेटी के साथ दूसरी रियासतों का सफर करते थे और उनकी शादी हुई थी जिससे उनके 5 बच्चे थे। सियासत में इनकी अवामी तस्वीर नीले रंग की सुजुकी मेहरान चलाने की वजह से मशहूर थी। उन्होंने सदर जिया की नाराजगी के बावजूद W126 मॉडल मर्सिडीज बेंज के मुकाबले में मेहरान को तरजीह देकर मकबूल किया। इस्लामाबाद में 1954 बरतानिया से वापसी पर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। जिला सांगड़ के करीब मेयर मुंतखब हुए और 1963 तक मुस्लिम लीग के पार्टी वर्कर के तौर पर काम करते रहे। इंतखाबात में हिस्सा लिया और मगरबी पाकिस्तान के लिए मुंतखब हुए कानून साज असम्बली में, और जल्द ही अयूब इंतजामिया में शमूलियत इख्तियार कर ली और उसके बाद 1965 तक महकमे सेहत, मवासलात और मेहनत की काबीना पर फाइज रहे। 1965 में दोबारा सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और अयूब की इंतजामिया के तहत वजीर रेलवे बने, जिस पर वो 1969 तक फाइज रहे। 1970 और 1977 में जिला सांगड़ से अपने हल्के का दिफा करने में नाकाम रहे, लेकिन मजहबी रहनुमा पीर पगाड़ा के करीब हो गए। वो बाद में उनके सियासी मिशनरी बन गए। 1977 में इन्हें निगरान काबीना के वजीर के तौर पर नामजद किया गया, जब आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की क़यादत वाली सिविलियन हुकूमत संभाली। 1977 से 1977 से 1979 तक रेलवे के वजीर के तौर पर काम किया, लेकिन बाद में 1979 में इस्तीफा दे दिया। जनवरी 1985 में सदर जियाउल हक ने मुल्क गिर आम इंतखाबात करवाने का ऐलान किया, जो गैर जानिबदारी पर मबनी होंगे। सियासी अफवाहें थी कि अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन का इस सिलसिले में सियासी किरदार था। 1985 का वक्त आता है। जुनेद जो जिला सांगड़ से अपने हल्के का दिफा करने में कामयाब रहे और पीर पगाड़ा के मजहबी सियासी मुशीर के तौर पर जाने जाने लगे, जो सिंध में अपने सियासी धड़े की क़यादत कर रहे थे। सदर जिया ने वजीर आजम की तकर्री के लिए 3 नामों पर गौर किया, जिनमें शामिल थे गुलाम मुस्तफा जतोई, लियाकत अली जतोई और मोहम्मद खान जुनेजो। और तो और सबका ताल्लुक ही सिंध से था। पीर पगाड़ा से मुशावरात के बाद सदर जिया ने आइन के अमल दरामद के लिए सिविलियन हुकूमत की तश्कील के दावत के जरिए मोहम्मद खान जुनेजो को वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। जुनेजो की ज़हनियत एक कदामत पसंद की अक्कासी करती थी और वो एक ताकतवर जागीरदार थे, जिसे सदर जिया ने फैसला साजी के अमल में गैर मौसर समझा। पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने के बाद सदर जिया से मुलाकात की और मार्शल लॉ के खात्मे के बारे में बातचीत की। 24 मार्च 1985 को पाकिस्तान के 10वें वजीर आजम के तौर पर हल्फ उठाते हैं। उनके बार बार इसरार पर बिला आखिर मार्शल लॉ उठा लिया गया और काबीना का ऐलान कर दिया और सिविलियन काबीना में सदर जिया के बहुत से फौजी अराकीन को बेदखल कर दिया गया। उन्होंने दिफा और दाखिला के 2 वजारती महकमे अपने पास रखे। जुनेजो की समाजी पॉलिसियों ने सियासी आज़ादी पैदा की। जब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर के तौर पर मुकर्रर हुए थे, उनकी पॉलिसी में प्रेस की आज़ादी भी शामिल थी। हालांकि इन मसाइल पर इन्हें सदर जिया के साथ सख्त मुखालफत का सामना भी करना पड़ रहा था। उनके जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ और सदर जिया के साथ बहुत से मामलात पर इख्तिलाफात की वजह से मकबूलियत और शोहरत मिली, जो कि 1977 से सदर जिया हुकूमत पर काबिज होकर हुकूमत और पूरे मुल्क को कंट्रोल किए बैठे। इक्तिसादी महाज पर किफायत शुआरी के इक़दामात किए। बिल आखिर सदर जिया के दौर में चलाई गई इक्तिसादियात की इस्लामाइजेशन को रोक दिया, जिससे जिया से इख्तिलाफ
इख्तलाफात शुरू होते हैं। 1986 और 1987 1986 से 1987 में खारजा पॉलिसी पर कंट्रोल के बाद सदर जिया के साथ उनके सियासी ताल्लुकात खराब होने लगे और जुर्रत के साथ अपने वजीर खारजा याकूब अली खान को जिनेवा मुआहदे की तौसीक करने का इख्तियार दिया, जिससे अफगानिस्तान से रूसी इनकला की इजाजत दी गई। इस सिलसिले में उन्होंने एक पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसमें उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान पीपल पार्टी को अफगानिस्तान में खून रेजी के खात्मे के लिए बातचीत की दावत दी थी। 1987 सियासी हिमायत हासिल की। लेफ्टिनेंट जनरल मिर्जा असलम बेग को नायब आर्मी चीफ के तौर पर मुकर्रर करने के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, जबकि सदर जिया लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली को डिस्ट्रो भेजना चाहते थे। वजीर आजम जुनेजो ने सदर पर फायदा उठाने की कोशिश वाले बुनियाद परस्त कानून साजी को भी रोक दिया। रावलपिंडी छावनी में छुपी हुई तंसीबात के करीब जबरदस्त धमाका होता है, जिसके नतीजे में 100 से ज्यादा जाने गई। वजीर आजम पहले तो इसे नजरअंदाज करते हैं, मगर अवामी रद्द अमल की वजह से पार्लिमानी तहकीकात का मुतालबा करने का ऐलान करते हैं। उसी दिन से जुनेजो के आखिरी दिन भी शुरू हो गए थे। 28 मई 1988 1988 को DGISPR ब्रिगेडियर सदीक सालिक वजीर आजम जुनेजो को सदर जिया के हवाले से अगले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आगाह करते हैं और इसे काफी अहम करार देते हैं। 29 मई 1988 1988 को सदर जिया PTV न्यूज पर नमूदार होते हैं। हैरत अंगेज तौर पर 8वीं तरमीम का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट को तहलील करने का ऐलान कर देते हैं। अब उस वक्त के अखबारात और लोगों की सोच की बात करते हैं, जो निशानदही कर रहे थे कि ये ओजड़ी कैंप आफत की इंक्वायरी रिपोर्ट थी, जिसने जिया की इंतजामिया में फौजी अरकान को मुलविस करने की गलती की थी। वही पुराना तमाशा 1950 की दहाई का हवस इक्तदार का तमाशा या पावर प्ले, जो 1980 1980 की दहाई में भी शुरू कर दिया गया था। आइन में की गई 8वीं तरमीम के आर्टिकल 58(2)B के तहत मिलने वाले नाजायज इख्तियारात के तहत एक गैर मुंतखब गाजिब और जाबिर हुक्मरान को ये हक दे रहा था कि वो जब चाहे अपने सवाबदीद पर अवाम के मुंतखब वजीर आजम को बरतरफ कर सकता था। जनरल जियाउल हक ने अपने कठपुतली वजीर आजम जुनेजो की बरतरफी की मदरजा झेल वजूहात बयान की थी। इस्लामी निज़ाम के सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अमन व अमान की सूरत हाल बद से बदतर हो गई। अवाम की जानो माल महफूज नहीं। मुल्की सलामती और यकजहती को खतरा लाक हो गया। जमहूरी अमल सुस्त पड़ गया। करप्शन, अकरबा परवरी और बद निज़ामी आम हो रही है। अब वजूहात तो जिया बता देता है, तो फिर कसूरवार कौन हुआ? जुनेजो, जो के कठपुतली वजीर आजम था। असल में जिया अपने करतूतों और नाकामियों का एतराफ कर रहा था, क्योंकि बदकिस्मती से मुल्क का मुख्तियार कुल तो वही था जो काम वो मुकम्मल इख्तियारात के साथ पहले 8 साल में नहीं कर सका था, उसकी तवक्को अपने मातहत कठपुतली वजीर आजम से सिर्फ 3 साल में कैसे कर सकता है? क्या ये अलमिया नहीं कि ऐसे गाजिब हाकिम कौम के सामने कभी जवाब दे नहीं हुए, बल्कि इस बदनसीब मुल्क को कौम को अपने बाप की जागीर समझकर जैसे चाहे इस्तेमाल करते हैं और पूरी कौम की तौहीन और तजलील करते हैं। अब मजे की बात बताऊं, जुनेजो के 3 साला दौरे हुकूमत में 1977 1977 से जारी मार्शल लॉ के खात्मे के लिए कौमी असम्बली से 1985 1985 में एक बदनामे जमाना 8वीं तरमीम खुद जुनेजो को मंजूर करवाना पड़ी और पहला शिकार भी खुद जुनेजो ही बने। ओजड़ी कैंप असले के बड़े डिपो में हादसा। बेशुमार हलाकों के बाद तहकीकात की कोशिशें की तो उनका मुकद्दर वापसी घर था, जो उन्हें भेज भी दिया गया। 1988 1988 के इंतखाबात में अपनी नई पार्टी PMLJ पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो की तरफ से सीट पर लड़ते हैं इलेक्शन, मगर अपने हल्के का दिफा करने में नाकाम रहते हैं। 1990 में होने वाले कौमी असम्बली के इंतखाबात में कामयाबी से सीट निकालते हैं और अपनी पार्टी के सरबराह भी वही होते हैं।
होते हैं। 1993 में इनको लेमोकीमिया की तशखीस होती है, जो ब्लड कैंसर की एक किस्म है जो आमतौर पर खून मैरो से शुरू होता है। इलाज के लिए अमेरिका गए। उनका इलाज बाल्टीमोर मेरीलैंड अमेरिका के जॉनसन हॉपकिंस हॉस्पिटल में होता है और उसी साल उनका इंतकाल हो गया। 18 मार्च 1993 में तवील अदालत के बाद वफात पा गए। उनको उनके आबाई इलाके में दफन किया गया। उनकी बेवा बेगम जुनेजो 13 जुलाई 2003 को 60 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई और एक और वजीर आजम इस दुनिया से रुखसत कर गए और एक और वजीर आजम की मुकम्मल दास्तान खत्म होती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत है मुझे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।